जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट करते हुए आज हम ये क्लास करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी को प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको टैकल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार वीडियो को फटाफट सभी शेयर करते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने इस धमाकेदार सेशन का। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को बताने से पहले मैं आपको कुछ इतिहास के बेसिक तथ्य जरूर बताना चाहूँगा, जहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले तो इतिहास पढ़ रहे हैं, हमें यही पता होना चाहिए कि दोस्तों इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इतिहास के पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है तो वो हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। और ये दोस्तों जो थे, ये यूनान के व्यक्ति थे। ये इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध जो था वो यूनान देश के थे। कहाँ के थे? ये यूनान देश के थे। इनकी बुक बहुत फेमस थी। इनकी एक बुक का नाम है जो बहुत फेमस थी और पूछी भी जाती है अधिकतर एग्जाम्स में। इनकी बुक का नाम था, याद करेंगे आप सभी, इनकी बुक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका। इनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ये दो तथ्य आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी कोई जनरल भी पूछ सकता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो हेरोडोट्स को कहा जाता है। और उनकी एक प्रसिद्ध बुक थी, उनका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम हिस्टोरिका थी। हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि देखिए दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, इसको हम तीन प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम तीन भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा एक दोस्तों होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। एंड थर्ड एक होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अभी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, पहले नोट कर लीजिए इसको। बहुत आपको मैं इजी वे से बता दूंगा। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं तो इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, और इसको जो है वो मिडिल हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ये इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। अब इसको भी हम जो है कई पार्ट्स में पढ़ते हैं, इसको भी हम कई पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्रागैतिहासिक काल था, ये इतिहास का ऐसा काल था जिसमें साक्ष्य तो थे, इसमें दोस्तों जो एविडेंस थे, इसमें जो एविडेंस जिसे हम कहते हैं, एविडेंस तो थे, लेकिन वो लिखित साक्ष्य नहीं थे। यानी आई मीन जो साक्ष्य थे वो लिखित नहीं थे। इसमें साक्ष्य थे बट वो लिखित नहीं थे, ये आपको समझना होगा। पहले जो एविडेंस थे लेकिन वो लिखित नहीं थे, जिसके द्वारा हमें कोई स्पेशली जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि लिखित जो है हमें मिले थे, लेकिन जैसे पत्रों में लिखे थे या हमें किसी औजार के थ्रू मिलते थे, बट वो एक लिखित साक्ष्य नहीं थे। दूसरा जो काल था वो आद्य ऐतिहासिक काल था। दोस्तों जो आद्य ऐतिहासिक काल था, इसमें हमें साक्ष्य मिले और जो है वो साक्ष्य लिखित भी मिले हैं, यानी पत्रों पर लिखा होता था, कहीं गुफाओं में लिखा होता था, बट जो लिखित साक्ष्य तो मिले बट उन्हें पढ़ा नहीं गया। इसमें साक्ष्य तो मिले और लिखित भी मिले, बट इन्हें जो है वो पढ़ा नहीं जा सका, इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जो छात्र थे वो लिखित थे बट वो पढ़ित नहीं थे, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस तरह से कहा जाता है लिखित साक्ष्य थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, ठीक है। और जो तीसरा काल था दोस्तों, जो ऐतिहासिक काल था, इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। इनमें लिखित साक्ष्य थे और उन्हें पढ़ा भी गया है। इसमें लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। दोनों चीज आपको ये बढ़िया से याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया जो इतिहास था उसे हम तीन भाग में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो वो प्रागैतिहासिक काल था, जिसमें हमें साक्ष्य मिले बट वो लिखित नहीं थे। दूसरा समय था एक आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य थे बट उन्हें पढ़ा नहीं गया। थर्ड एक होता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे कि अशोक के अभिलेख हो गए, उनको एक विदेशी यात्री जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। तो ये ऐतिहासिक काल का समय है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल इधर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों हम पढ़ते हैं पाषाण काल को, यानी स्टोन एज को। किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को। पाषाण काल, इसका उदाहरण है पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल, पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल। तो जब स्टोन एज होता है, स्टोन एज उस समय पत्थर का जो है प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। स्टोन एज को भी हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, स्टोन एज को भी हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अधिकतर पाषाण काल से ही क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो जाता है। जब इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। पहले इसको हम तीन पार्ट्स में दोस्तों पढ़ते हैं। पहला हो जाता है हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाता है दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल।
एंड हमारा थर्ड ये हो जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब आपके लिए यही बहुत बढ़िया फैक्ट बनेगा, क्योंकि जो हमारा नवपाषाण काल है ये बहुत क्वेश्चंस आपके लिए डिलीवर करके जाएगा। देखिए दोस्तों, इनका हमें टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। पूछा जाता है इनका समय भी, पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, मध्य पाषाण काल कब से कब तक था। तो इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरा पाषाण काल था इसे ओल्ड पीरियड कहा जाता था, ओल्ड स्टोन एज, और जो मध्य काल था इसे मिडिल स्टोन एज, और जो नवपाषाण काल था इसे नियोलिथिक स्टोन एज कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इनका टाइम पीरियड भी बता देता हूँ आपको। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, इनका जो टाइमिंग है वो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा, यानी कई बुकों में इनका अलग अलग दिया गया है। ठीक है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये एनसीईआरटी में से ये जो है वो डिफाइन है। तो जो स्टोन एज का पीरियड था दोस्तों, जो स्टोन एज का पीरियड था ये 30,000 बीसी से, ये 30,000 बीसी से ये 10,000 बीसी तक माना जाता है। ये 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। अभी मैं आपको बीसी और एडी भी क्लियर करा दूंगा, अभी आप इनका टाइम पीरियड पहले देख ले। ठीक है, ये 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। और जब मध्य पाषाण काल है तो इसका समय माना जाता है, तो इसका समय 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक माना जाता है। और जो नवपाषाण काल होता है इसका समय जो माना जाता है दोस्तों वो 4,000 बीसी से 4K बीसी टू 2500 बीसी तक माना जाता है। आपको ये तीनों इनकी टाइमिंग याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको बीसी क्लियर कर देता हूँ, बीसी और एडी किसे कहते हैं। ये भी बहुत लोगों का दोस्तों डाउट रहता है, ये बीसी और एडी किसे कहते हैं। हम अभी इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, जो बीसी होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है जो माइनस में जाता है। इट मीन्स जो माइनस में जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आप लोग पहले बताएं। जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था आपको पता होगा, 563 बीसी में। कब? 563 बीसी में उनका जो है वो जन्म हुआ था। अभी 563 बीसी में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु आपको याद होगा दोस्तों 483 बीसी में हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। तो आपको ये पता चला होगा ये माइनस में जा रहा है। जैसे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। सिकंदर भारत कब आया था, 326 में आया था। तो 326 में आया था तब अशोक का शासक नहीं था, अशोक शासन नहीं था। यानी आपको अब ये समझ में आ गया था, जो बीसी चलता है बिफोर क्राइस्ट ये माइनस में चलता है। अब ये कहाँ से हम मानते हैं कि ये माइनस में क्यों चलता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ये एक सारणी है, यहाँ पे आप 0 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, इसके इधर हम मान लेते हैं दोस्तों ये आगे चल रहा है, इसे हम ईस्वी मान लेते हैं, ईस्वी, और इसे हम ईसा पूर्व मान लेते हैं, ईसा पूर्व। यहाँ पर दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से हम इसको निर्धारित करते हैं, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह के दोस्तों जो जन्म के बाद का समय है उसे हम लोग ईस्वी में डिफाइन करते हैं, और उनके जो जन्म के पहले का समय था उसे हम ईसा पूर्व में डिफाइन करते थे। यानी कि हम ईस्वी में है, जैसे यहाँ से 1 स्टार्ट होती है, फिर 2, फिर 3, आगे आते चलकर यहाँ पर 2024 तक हम अभी पहुंच चुके हैं। ठीक, पर इससे पहले दोस्तों क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल का समय 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक चला था। इट मीन्स यहाँ जो था वो माइनस में चलता था। जैसे यहाँ 30,000 बीसी थी दोस्तों, तो यहाँ पर कैसे आ गए 10,000, फिर 5,000, फिर एक बार यहाँ पर 0 आया होगा, उसके बाद फिर एडी चलने लगी होती। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया एडी और बीसी में आपको कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होता होगा। ठीक है, एक बार हम सब करेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अभी मैं आपको पूरा पाषाण काल पूरा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो दोस्तों पूरा पाषाण काल होता है, एक बार हम इसे डिफाइन करते हैं। पूरा पाषाण काल आपको की टाइमिंग भी दोस्तों अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, अभी मैं पूरा पाषाण काल बताना हूँ। तो इसे जो कहता है, इसे पत्थर का काल कहा जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, तो इसमें गुफाओं का निर्माण होता है, इसमें गुफाओं का निर्माण होता है। और इस टाइम के जो लोग थे गुफाओं में रहते थे, गुफाओं का निर्माण होता था, और इनका जो भोजन होता था, ये लोग भोजन में क्या करते थे, तो जो है वो जंगलों में रहते थे। तो जंगलों में इनके पास जो भी फ्रूट्स हो गए या कोई भी जानवर हो गया उसका मांस वगैरह, तो ये सब उनका भोजन हो जाता था। जैसे जिनका फल हो गए, कंद हो गए, मांस हो गया, ये सब इनका जो क्या होता था, भोजन होता था। अभी गुफाओं में निर्माण होते थे, गुफाओं में रहते थे, भोजन फल आदि इनका भोजन हो जाता था। ठीक, और इनका जो स्थान था ये अस्थाई आवास था।
अस्थायी आवास का मतलब क्या होता था, ये एक लोग तरह से बंजारे टाइप के होते थे, इनका कोई स्पेशली एक अड्डा नहीं होता था। कभी इन्हें शिकार यहाँ पर मिल जाता था तो यहाँ ही रुक जाते थे, आगे शिकार मिलता था तो वहाँ रुक जाते थे, इनका परमानेंट कोई एक एड्रेस नहीं था, तो ये अस्थायी आवास होता था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहीं से लोग आग से परिचित हुए थे, ये लोग आग से परिचित हुए थे, आग से ये लोग आग से यहाँ पर परिचित हुए थे। ये चीज़ें आपको पूरा पाषाण काल के कुछ जो है वो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। आगे अब मैं मध्य पाषाण काल के बारे में बताता हूँ आपको, आगे मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताता हूँ। दूसरा जो हमारा है वो मध्य पाषाण काल है। एक बार सभी बताएंगे, आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई बढ़िया तरीके से। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में बेसिकली इसमें क्या होता था, इनका स्थायी अस्थायी आवास था, आग से लोग परिचित हो चुके थे। अब ये लोग क्या हुए, अब लोग जो क्या होते हैं, इन्हें धातुओं से परिचित होने लगे। आई मीन इनको जो सबसे पहले धातु मिली थी, ये लोग दोस्तों तांबे से परिचित हुए थे, ये लोग तांबे से परिचित हुए, तांबे से ये लोग तांबे से परिचित हुए, तांबे से परिचित हुए, तांबे से परिचित हुए। और इन्होंने जो है वो सबसे पहला जो औजार बनाया था, इन्होंने सबसे पहला औजार बनाया था, पत्थरों से उसको पत्थरों को रगड़ कर नुकीला कर करके सबसे पहले इन्होंने हथौड़ी बनाई थी दोस्तों। क्या चीज़, हथौड़ी औजार इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। कौन सा हथौड़ी औजार इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। तो मैंने आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल बताया। अब मैं आपको नौ पाषाण काल बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके लिए नौ पाषाण काल है। तो इसे आप हाईलाइट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ तक ये तो मैंने आपको समझने के लिए पहले बता दिया कि जो है हम लोग कैसे हड़प्पा सभ्यता तक पहुँचते हैं, इतिहास से क्या क्या हम पढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन आपका नौ पाषाण काल से ही दिक्कत पूछा जाता है दोस्तों। तो मैं आपको नौ पाषाण काल के बारे में बताता हूँ, इसको एक बार हम साफ कर लेते हैं। तो अब हम नौ पाषाण काल देखते हैं। जो हमारा तीसरा टाइम पीरियड होता है वो दोस्तों होता है नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका जो टाइमिंग मैंने दोस्तों बताया था वो आपको याद होगा। इसकी जो मैंने टाइमिंग बताई थी वो 4K BC टू 2500 BC तक था इसका टाइम पीरियड। 4000 BC से 2500 BC तक इसका समय रहता है। और इसमें जो सबसे पहले होता है, तो इस टाइम के लोग जो थे वो दोस्तों कृषि स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो वो कृषि शुरू कर देते हैं, कृषि की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। और इसी में दोस्तों जो सबसे बड़ी खोज होती है, वो दोस्तों होती है तांबे की खोज। इसी में जो सबसे बड़ी खोज होती है वो तांबे की खोज होती है, तांबे की खोज हुई थी। तो इस काल के जो लोग थे वो तांबे से परिचित हो गए थे। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि जो है वो नौ पाषाण काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। इन लोगों को तांबे का ज्ञान हो गया था, चांदी का, कांसे का, कांसे का। तो आपको पता होगी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कांस्ययुगीन सभ्यता ही थी। तो कौन सी धातु की थी जिससे ये लोग परिचित नहीं थे, तो आप बताएंगे लोहा। लोहा से लोग परिचित नहीं थे, लोहा का ज्ञान इन्हें वैदिक सभ्यता में होता है, ठीक है। तो इसमें लोग तांबे से भी परिचित हो गए थे, कृषि की शुरुआत हो गए थे। और जब कृषि की शुरुआत हो गई थी तो सबसे पहले कौन सी फसल इन्होंने जानी थी, कौन सी फसल से परिचित हुए थे। तो सबसे पहले इन लोगों को दोस्तों गेहूं और जौ से ये लोग परिचित हुए थे। सबसे पहले फसल इनको गेहूं और जौ से परिचित हुए थे। और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य हमें दोस्तों मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसके जो हमें साक्ष्य एविडेंस मिलते हैं, इसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ से इसके एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग जो थे वो गेहूं और जौ सबसे पहले परिचित हुए थे। उसके बाद धान से भी लोग परिचित हुए थे, जो धान के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग जो धान से परिचित हुए थे, धान फसल, इसके साक्ष्य हमें कुल्डी हवा से मिलते हैं। कुल्डी हवा जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, प्रयागराज में। इसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज। कुल्डी हवा जो धान के साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कुल्डी हवा से मिलते हैं। और अब देखिए दोस्तों, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पूरा पाषाण काल में ये लोग पत्थर से परिचित हुए गए थे। इससे पत्थर से अब वो पत्थर को उठा के फेंक के मारने लगे, जैसे कि फल गिराने लगे या कोई जानवर था उससे मार गए, गिर गया, उसको खा लिए। तो अब लोग पत्थर से एक तरह से नुकीला करते चले गए थे और उससे उन्होंने उसको कुल्हाड़ी बनाई थी। अब उससे धीरे धीरे इन्होंने हड्डियों का निर्माण, हड्डियों से लोग परिचित हुए। किससे दोस्तों, तो हड्डियों के औजार इन्हें यहीं से मिले थे। किसके, हड्डियों के औजार से ये लोग परिचित हुए थे। किसके, हड्डियों के औजार से ये लोग परिचित हुए थे। हड्डियों के औजार से परिचित हुए नौ पाषाण काल के लोग, हड्डियों के औजार से परिचित हुए। और इसके बाद जो था, इसके बाद जब ये लोग हुआ तो पशुपालन भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर पशुपालन भी अब स्टार्ट हो गया था, क्योंकि
क्योंकि जब कृषि होने लगी थी तो बेसिकली क्या हुआ, अब इनका जो था वो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इनका जो स्थान था वो अस्थायी होता था, यानी कि अब एक जगह से ये शिकार के लिए इधर उधर भाग क्या करते थे। बट अब जब ये कृषि करने लगे तो इनको पार्टिकुलर उसकी देख रेख के लिए एक परमानेंट एड्रेस बनाना पड़ता था, परमानेंट एक जगह पर इनको रुकना पड़ता था। तो अब इनका जो था वो स्थायी आवास बन गया। क्या बन गया, इनका भी स्थायी आवास हो गया, स्थायी आवास हो गया। तो वहां पर जब स्थायी आवास हो गया तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला पालतू जानवर कौन था, इस काल के लोगों द्वारा पालतू पहला जानवर कौन था, आप बताएंगे। जो पहला पालतू जानवर था, पहला पालतू जानवर कौन सा था, हम बताएंगे सभी। तो पहला पालतू जानवर था ये दोस्तों क्या था, तो ये डॉग था। क्या था, डॉग था। ये डॉग था यानी कुत्ता था। बट अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में डॉग ना दे तो आप कौन सा टिक लगाएंगे, एक बार बताएं। अगर ऑप्शन में डॉग ना हो तो आप सभी लोग घोड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हॉर्स। क्या लगाएंगे, हॉर्स, यानी घोड़ा आप ऑप्शन में लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो थे ये लोग घोड़ा से परिचित हुए थे। अभी मैंने आपको इसमें जो मेन डिस्कवरीज हो गई दोस्तों, एक और इसमें पहिया का भी आविष्कार होता है। इस काल में बड़ा इन्वेंशन था पहिए का। क्या चीज़, पहिए का निर्माण, पहिए का आविष्कार एक बड़ा इन्वेंशन था। क्योंकि दोस्तों जब अब ये कृषि करने लगे थे, तो जब फसल होती थी तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्होंने पहिया का इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसे ये लोग गेहूं गा रहे हैं बेसिकली, और इन्हें एक दूसरी चीज़ मांस खाना है, तो वहाँ के कुछ लोगों से चावल दे के और जो है मांस लेते थे, तो उसे ले जाने आ जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्होंने पहियों का निर्माण कराया। तो ये नवपाषाण काल की दोस्तों कुछ विशेष उपलब्धियां थी। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल को। अब हमारा जो वो था प्रागैतिहासिक काल वो पूरा हो गया है। अब दूसरा हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। सेकंड जो हमारा होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल होता है। इसे भी हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों।